एवरीवन, वेलकम टू तनुष्क अरोड़ा बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। अब तक उस पूरे के पूरे चैप्टर के 4 लेक्चर हो चुके हैं। अब हम 5th लेक्चर में आ गए। तो अब मतलब हम क्या, आप 5th लेक्चर पे आ गए और मैं भी आपके साथ 5th लेक्चर तक पहुंच गया। तो 5th लेक्चर में हम लोग या टाइप्स ऑफ रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। होप आपको पुराने सारे के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे जो प्रीवियस 4 थे इस चैप्टर के। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को वापस से दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या अगर आपने उसको गलत तरीके से समझने की कोशिश की है तो उस तरीके को सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और आप अपने डाउट मुझे मेरे ईमेल आईडी जो कि है tanushk.arora@gmail.com वहां पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है, दैट इज एक्टिविटी 1.9। हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंडपेपर। है ना, आयरन नेल्स इन्हें और क्लीन करना है सैंडपेपर की मदद से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक को नाम देना ए, दूसरे को नाम देना बी, और दोनों में हम किसका सॉल्यूशन रखने वाले हैं, कॉपर सल्फेट का। आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, दैट इज व्हाट, CaSO4। और सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, वो होता है -2। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये CaSO4 लिख दिया है, तो मैं इसे रब करके सही कर देता हूँ। दिस इज CuSO4, कॉपर सल्फेट, है ना। और कॉपर पे क्या चार्ज होने वाला है, +2 का होने वाला है। ठीक है, चलो फिर क्या है, टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो थ्रेड है, थ्रेड की मदद से इन दोनों आयरन नेल को बांध देना है और ये इसको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है क्या होगा, देखते हैं। टाई द आयरन नेल्स विद अ थ्रेड हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी। ये वाली किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बी की। फॉर अबाउट 20 मिनट्स कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, और एक आयरन नेल को साथ साइड में रख लेना है कंपैरिजन के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Compare the intensity of the blue color of the copper sulfate solutions in test tube A and test tube B. Also, compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. देखो यहाँ पर क्या होने वाला है इस रिएक्शन में, मतलब अब ऑब्जर्वेशन क्या हो गया आपकी, आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जब पाउडर के फॉर्म में होता है तब हम लोग उसे बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब वाटर के बिना, ठीक है ना। एन मीन्स अन या फिर नॉट, कुल मिला के इसका मतलब होता है नेगेटिव, नो। ठीक है, और हाइड्रस का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो विदाउट वाटर कॉपर सल्फेट क्या होता है, पाउडर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको पानी में मिलाएंगे ना, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वहां पर आपको ये किस कलर का अपेयर होने वाला है, ब्लू कलर का अपेयर होगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का अपेयर हो रहा है, यहाँ पे भी देखो रेसिड्यू में ब्लू कलर का ही सॉल्यूशन है। तो कुछ देर के बाद जब आप देखोगे इस सॉल्यूशन को, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के बाद, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो आयरन नेल का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वाला। ठीक है, मतलब कलर जो है उसकी तुलना में आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो दिख रहा है, ये आयरन नेल है, जनरली इस कलर का होता है, और ये है आयरन नेल जिसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। देखो जो सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ब्लू था, ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और जो आयरन का नेल था वो पहले ब्लैक से कलर का था, अब वो पूरा कॉपर कलर का हो गया। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि भैया जो आयरन के नेल में आयरन था उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को।
ठीक है, देखो why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? तो आंसर है ये रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, FeS प्लस, FeS जानते हो ना, सॉलिड, मतलब आयरन यहाँ पे सॉलिड था, प्लस CuSO4 एक्वस दैट इज कॉपर सल्फेट। यहाँ से क्या हुआ, कॉपर डिस्प्लेस होने वाला है, कौन करेगा, आयरन करेगा, तो कॉपर की जगह पे क्या दिखने लगेगा हमें, आयरन दिखने लगेगा। तो यहाँ देखो Fe दिख रहा है, क्या फॉर्म हो गया, फेरस सल्फेट। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर सॉलिड बाहर आ गया ये डिस्प्लेस होने के बाद। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से एक सीख भी मिलती है, वो सीख क्या मिलती है कि आप कभी भी कॉपर सल्फेट को आयरन के आर्टिकल में नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब आयरन के डब्बे में हम लोग आयरन की वेसल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने स्टोर कर दिया तो जानते हैं ना क्या होगा, जो डब्बा है वो पूरा का पूरा ब्राउनिश हो जाएगा, है ना, और जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया क्या होगा। ठीक है ना, फॉर दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element, that is what, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है ना, इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। देखो क्या है यहाँ पर, जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस CuS, यानी Cu सॉलिड। यानी आपको समझ में आया कि कॉपर को डिस्प्लेस कौन कौन से मेटल कर सकते हैं, जिंक कर सकता है और आयरन कर सकता है। समझ रहे हो बात को, तो ये उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे Pb यानी लेड, Pb मींस व्हाट, लेड। ठीक है, CuCl2 मींस कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड एक्वस। तो यहाँ से लेड ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो क्या बनेगा यहाँ, PbCl2। ठीक है, मतलब लेड क्लोराइड। ठीक है ना, PbCl2 इज व्हाट, लेड क्लोराइड, और फ्यूज सॉलिड मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिंक एंड लेड, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, तो देखो हमने पता लगा लिया कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अनदर एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, एनसीईआरटी करा रही है हमसे यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म, दैट इज व्हाट, एक्टिविटी 1.10 या 1.10। चलो, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता है, मैं बता देता हूँ, वो होता है Na2SO4। ठीक है ना, Na2SO4, जो सोडियम है उस पर +1 का चार्ज आता है और SO4 पर -2 का रहता है। तो यहाँ पर दो माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 प्लस लगेंगे, तो 2 सोडियम 2 प्लस लेके आ रहे हैं, मतलब 1 सोडियम 1 प्लस लेके आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्यों ही ये बना, मतलब Na2SO4 ही क्यों बना। क्लियर है, होप आपको समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो हाँ यही पढ़ रहे थे हम लोग, समझ गए। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है, तो जैसे ही आप नाम सुनो ना, इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी एलिमेंट्स पे कमांड, है ना, केमिस्ट्री पे कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि भैया, और खास खास करके सबसे, अगर आपको केमिस्ट्री पे कमांड चाहिए तो आपको किस पे कमांड होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ही सारे सिंबल दिए हुए एलिमेंट्स के, पीरियोडिक टेबल से ही हमें वैलेंसी का मालूम चल जाता है, बहुत सारी चीजें हमें पीरियोडिक टेबल क्लियर कर देता है। मैं कराऊंगा आपको ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल भी काफी डिटेल में। चलो, तो अभी हम सीधा चलते हैं। तो बेरियम क्लोराइड इज व्हाट, BaCl2, है ना, तो 3 ml बेरियम क्लोराइड लिया और 3 ml सोडियम सल्फेट लिया। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन क्या होने वाला है, देखते हैं। You will observe that a white substance which is insoluble in water। ठीक है, देखो कोई जब रिएक्शन में कोई भी ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो जो insoluble in water है ना, सॉलिड होगा, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट का एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, PPT। देखो ये हो गया ना, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस
formed is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called as precipitation reaction. ठीक है, सिंपल है ना, जिस भी रिएक्शन में precipitate का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous gives BaSO4 solid प्लस 2NaCl. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, Na ने Ba को रिप्लेस करा और Ba ने Na को रिप्लेस करा. ठीक है ना भाई, इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, NaCl बना. ठीक है, और BaSO4 बन रहा है. ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा. ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स देखो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट तो सिंगल भी होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना, डबल डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि देखो ना, इसने इसको रिप्लेस करा और इसने इसको रिप्लेस करा. आप अगर प्रीवियस रिएक्शन पे नजर डालोगे, दैट वर व्हाट, हमारी अकेली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो उसमें देखो यहाँ पर यहीं पे दी हुई है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक ही जो है जैसे आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, बट कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसे ही यहाँ पे देखो जिंक को देख लो, जिंक यहाँ डायरेक्ट किसको कर रहा है, Cu को कर रहा है. ठीक है ना, लेकिन Cu किसी को नहीं कर रहा, Cu डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है, चलो तो ये कैसी थी, डिस्प्लेसमेंट, और ये नीचे वाली कैसी, डबल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है. तो और यहाँ पे जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है किसका है, तो आप बोलेंगे बेरियम सल्फेट का है. देखो ठीक है ना, पीपीटी को भी हम लोग सॉलिड से ही ऐसे ही डिनोट करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे क्या दिया है, हाँ, व्हाट कॉजेज दिस, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ. अब हम जान रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब क्यों मिला प्रेसिपिटेट. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि रिएक्शन हो गया SO4 2- और Ba2+ में. ठीक है ना, इसीलिए हो गया. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द सोडियम क्लोराइड व्हिच रिमेंस इन द सॉल्यूशन. जो भैया वाटर में हो रही थी रिएक्शन, तो सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स होकर रहेगा, इसीलिए देख लो सोडियम क्लोराइड के आगे एक्वस भी लिखा हुआ है. ठीक है, सच रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ से ये हमारी डेफिनेशन भी निकल के आ सकती है. ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हुई होगी. इसके बाद है एक्टिविटी 1.2 की बात करते हैं. आपको मालूम होगा है ना, हम लोगों ने करी थी, एक फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको. ठीक है, देखो तो वो फोटो कौन सी थी, मैं फोटो एक सेकंड आपको दिखाता हूँ. हाँ मुझे पता है, फोटो अभी नहीं दिख रही आपको, दिखेगी तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा. हाँ, तो रही है आपकी स्क्रीन के सामने ये वाली. ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जब पोटेशियम आयोडाइड में हम लोग लेड नाइट्रेट डालते हैं तब वहां पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है KI का. ठीक है ना, KI का प्रेसिपिटेट बोल रहा हूँ मैं, है ना, जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है. क्लियर, देखिए यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाया आपने, जो पोटेशियम आयोडाइड तो नहीं बनने वाला है, उसका जाहिर सी बात है, बनेगा क्या, देखो. अच्छा, आपको अगर ये जानना हो कि लेड 2 नाइट्रेट क्यों लिखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है. ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा. ठीक है, अच्छा हाँ, किस किस को जानना है ये जरूर बताना, मैं पक्का बताऊंगा. ठीक है, देखते हैं, हो सकता है मैं अभी बता दूं, अभी बता ही देता हूँ. अच्छा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, तो वो प्रेसिपिटेट अभी आपने फोटो में भी देखा, वो किस कलर का था, येलो कलर का था. ठीक है, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, हाँ तो बिल्कुल हम लोग नेम कर सकते हैं. ठीक है ना, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो PbNO3 है, PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज दिस इज व्हाट, लेड नाइट्रेट. ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट है, साथ में यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, KI है. ठीक है ना, तो यहाँ से क्या क्या होने वाला है, देखो हमेशा ना प्लस वाला माइंड, देखो लेड है ना, ये मेटल है, ये प्लस का लेगा हमेशा, +2 है ये. ठीक है, और ये जो आयोडीन नॉन मेटल है ये माइनस लेने वाला है. ऐसे ही जो पोटेशियम है वो प्लस लेगा, और ये NO3 भी क्या लेगा, -2 लेगा. दो दो है तो माइनस.
अब देखो यहाँ से ना इस वाले का जो प्लस वाला पार्ट है वो इसके साथ भेज दो, लेड आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, और लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट देखने मिलता है और ये बन जाएगा KI, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? तो हमें जो दिखने वाला कंपाउंड है वो कुछ ऐसे दिखेंगे, हमें दिखेगा PbI2, PbI2। ये I2 क्यों आया समझ गए ना, ये दो के दो प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है, तो हमें दो आई लगेंगे, मतलब दो आयोडीन लगेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे जो बनने वाला अगला रिएक्टेंट है वो क्या बन जाएगा, KNO3, 2KNO3 बना देते हैं, 2KNO3 बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये NO3 भी दो है और K भी दो है। समझ में आ गई बात? तो अब इसको आप अच्छे से फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं कि इन दोनों रिएक्टिव है, तो यहाँ से गिवन का साइन लगा के ये आगे लिख दीजिएगा। तो पूछा भी है ना बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यही इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। अब पूछा इनने क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर है बिल्कुल सही, यस, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि आपने अभी देखा था कि भैया लेड ने जो दूसरा था पोटेशियम उसको रिप्लेस किया और पोटेशियम ने लेड को रिप्लेस किया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है हम, हाँ पहले अभी नहीं बात आ जाती है, ठीक है, अभी बात आती है लेड 3 नाइट्रेट की। अच्छा देखो क्या होता है ना, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। क्या कॉन्सेप्ट होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बेसिकली अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे, ये आप अपनी कॉपी में जरूर से नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट इट इज द चार्ज ऑन, इट इज द चार्ज ऑन, मैं पेंसिल से लिखने की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट आपको टेक्स्ट में लिख दूँ, ठीक है ना, ज्यादा क्लियर भी होगा, अच्छे से लिख जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर is the charge on any atom of the compound। मतलब कोई तो भी कंपाउंड है, कोई तो भी कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, H2 एक कंपाउंड है, लेड 2 नाइट्रेट एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन सब कंपाउंड में जो भी चार्ज है किसी भी पर्टिकुलर एटम पर, हम उस पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे, वही है। जैसे जैसे मान लीजिए ये है आपका FeSO4, मैं ब्लैक ले लूँ क्या रेड की जगह, और इसको थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं, खाता पीता बना देते हैं इसको। चलो, तो ये हो गया हमारा FeSO4, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, FeSO4। तो FeSO4 में जो Fe पे चार्ज होगा ना, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe मींस आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो FeSO4 है, अब मैं उस पर चार्ज निकालता हूँ, तो FeSO4 पे जो चार्ज निकल के आएगा उसके लिए मुझे ना आयन्स पर जो चार्ज है वो याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि जो सल्फेट आयन होता है, SO4 इज व्हाट, नथिंग बट सल्फेट आयन, जो सल्फेट आयन होता है उस पर चार्ज कितने का होता है, -2 का। उसके बाद अब जो प्रोसेस है अब वो समझिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, वो स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला स्टेप होता है, जो भी जिस भी एटम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको आप मान लेंगे x, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लेंगे आप, x, या ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मान लेंगे, x। जैसे यहाँ पर देख लो FeSO4 में आपको Fe की निकालनी है तो आप उसको क्या मान रहे हैं, x मान लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप सबको क्या करने वाले, ऐड करने वाले, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ तीसरा कुछ और भी एटम प्रेजेंट होता ना तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस SO4 की बात करेंगे अगर आप,
ठीक है ना। तो SO4 पे क्या है, डायरेक्टली -2 का चार्ज है, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। साथ में, हाँ साथ में एक और चीज बता रहा हूँ कि चेक करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यहाँ तो एक ही आयरन है, तो यहाँ पर 1 से इंटू होगा इसका, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का 1 से इंटू होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी SO4 भी एक है, तो इसका भी किससे होने वाला है, 1 से होने वाला है। समझ रहे हो। और इस फिर थर्ड स्टेप क्या है, ऐसा लिख दिया है तो सेकंड स्टेप में था, अब इसको इक्वेट कर देना है जो गिवन कंपाउंड है उसके टोटल चार्ज के साथ, टोटल नेट चार्ज के साथ। हम ज्यादा सही वर्ड यूज करें, इसको इक्वेट कर देना नेट चार्ज के साथ में। नेट चार्ज क्या होता है, बेसिकली जो आपको यहाँ पे ऊपर दिखे ना, जैसे देखो FeSO4 के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है ना, ना प्लस लिखा है ना माइनस है, कुछ भी नहीं लिखा, कम्प्लीटली FeSO4 की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। क्लियर है। तो आप इसे नेट चार्ज के साथ इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ यहाँ, 1 इंटू एक्स दैट इज वॉट एक्स, 1 इंटू एक्स दैट इज वॉट एक्स, प्लस -2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x इक्वल टू निकाल लेंगे। यहाँ पे यार -2 इंटू 1 हुआ था ना, -1 आएगा, -1, तो -2 इंटू 1 दैट इज -2। ठीक है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, है ना, और प्लस का 2। तो ये आपका x की वैल्यू निकल आई, और भूल गए क्या, x क्या था, x था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, है ना, लेड नाइट्रेट दैट इज व्हाट PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है। अब उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि यार नाइट्रेट पे कितना चार्ज है, मतलब इस आयन पे कितना चार्ज है। चलिए स्टेप फॉलो कीजिए, पहले लेड के लिए निकालना, उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। दूसरे स्टेप में इन सबको प्लस करना है हमें, तो प्लस एक्स। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई भी करना है। कितने लेड है, एक ही लेड है, तो एक्स इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक्स इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस NO3 पर याद रखेंगे आप, ठीक है, एक माइनस का होता है। ठीक है, SO4 पे 2 माइनस का होता है, NO3 पे 1 माइनस का होता है। ठीक है ना। अब ये कैसे आया, ये भी मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, पर अभी हम उधर नहीं जा रहे, अगर ये जानना हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, बताओ। एक्स इंटू 1, और यहाँ पर क्या हुआ, एक होता है 2 है, तो यहाँ पे -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए आप बात को। नंबर 3 क्या करना है भाई, इसे सॉल्व कर लेना है, कोई जीरो से, मतलब नंबर 3 तो हमने यहाँ पे कर ही दिया, नेट चार्ज से इक्वेट कर। देखो इस पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको, कुछ भी लिखा हुआ अलग से, तो आंसर है नहीं दिख रहा, है ना, इसीलिए किससे रखा हमने, जीरो। चल अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे x इंटू 1 दैट इज व्हाट x, प्लस ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर -1 इंटू 2 दैट इज व्हाट -2 इस बराबर 0, बराबर 0। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू -2 जो है उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। देखो प्लस का 2, खत्म हो गई बात। तो यहाँ पे लेड पर कितना निकल के आया हमारा चार्ज, +2, जिसे हम बोलेंगे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तभी आपने देखा होगा वहां पर क्या लिखा था, लेड 2 नाइट्रेट लिखा था ना, लेड 2 नाइट्रेट। देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हाँ, से विद कहाँ से डिसाइड होती है, ये तो था, हाँ ये रहा। देखो ये लिखा हुआ है लेड 2 नाइट्रेट, दिख रहा है। तो ये 2 क्या सिग्निफाई कर रहा था, यहाँ पे वो यही सिग्निफाई कर रहा है कि इस पे कितना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है ना, ये नॉमेनक्लेचर का तरीका होता है ना, लेड 2 नाइट्रेट। ऐसे ही आपने देख लो FeSO4 का निकाला था ना, FeSO4 को भी आप कैसे लिख सकते हो, आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, आयरन 2 सल्फेट, है ना, ये रोमन नंबर वाला 2, और यहाँ पर विच में थोड़ी कम कर दो, ज्यादा हो गई है, आयरन 2 सल्फेट।
समझ गए? क्लियर है? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा। ठीक है ना? ऐसा लिख सकते हो। ऐसी एक बार होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो अभी ना मैंने क्या करा, एक चीज सुन लो, ऑक्सीडेशन स्टेट अब पढ़ ही रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं बता ही देता हूँ। अपन ने अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फेरस सल्फेट, बोला ना फेरस सल्फेट, बोला था मैंने फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कि ये मिटाना पड़ेगा, काफी गंदा हो गया। क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट है ना, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, होता है FeSO4। सेकेंड, हाँ 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 हाँ, सही चीज मिल गई है मुझे। देख लो FeSO4, तो यार FeSO4 है यहाँ पर। अब तो यार समझ में आ रहा होगा, FeSO4 क्या बोला मैंने, फेरस सल्फेट। और फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, FeRRIC, दिस इज व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। हम्म, यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, तो अब फेरिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट के पीछे का राज क्या है? मतलब आयरन ही है, लेकिन एक जगह पर हम लोग बोल रहे हैं आयरन ही है, आयरन ही नहीं, आयरन ही है। यहाँ पर हम एक जगह पे बोल रहे हैं कि FeSO4 है, और यहाँ एक बोल रहे हैं फेरिक, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, मतलब फेरस और फेरिक है। तो ये जो बेटा अस और एक है ना, इसका जो डायरेक्टली रीजन है वो कहाँ से आया? वो आया ऑक्सीडेशन स्टेट से। जब कोई भी एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे अस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अस, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बेसिकली जब वो एलिमेंट अपने ऊपर मिनिमम चार्ज रखा हुआ है, जितना चार्ज वो ले सकता है। यानी आयरन जो है वो +2 का चार्ज भी ले सकता है अपने अपने ऊपर, और जो आयरन है वो -3 का चार्ज भी ले सकता है। आयरन अपने ऊपर +3 का चार्ज भी ले सकता है और -3 का चार्ज भी ले सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जब आयरन +2 का लिया हुआ है चार्ज, तब हम लोगों ने क्या बात कही कि वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या लगाया, अस। जब +3 का लिया हुआ है, -3 का, जब +3 का लिया हुआ है, तब बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या लगाया, एक। तो यहाँ पे अस क्या सिग्निफाई कर रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक क्या सिग्निफाई कर रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसको ना याद रखने का एक तरीका है, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है ना, कुछ कोटेशन मैंने पढ़ा था कहीं पर। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा कि यार हाँ, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कोटेशन क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक, किसी पे भी देखा होगा, कि जो बस होती है, जो बस होती है उसमें कोई इंसान कब घूमेगा, जब वो नीचे होगा, लोअर अपनी लाइफ में। जब इंसान उतनी ज्यादा सक्सेस को एक्वायर नहीं कर पाएगा, उतनी ज्यादा मॉनेटरी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी कि वो बड़ी गाड़ी खरीद सके, महंगी गाड़ी खरीद सके, तो वो किस में घूमेगा, बस में घूमेगा। ठीक है, या एक नॉर्मल कार खरीद लेगा, और उसमें वो सबको बिठा सकता है क्योंकि उसमें काफी जगह है। ठीक है, तो जब सब बैठ जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, अस। कौन कौन बैठा कार में, अस, हम सब बैठे। ठीक है, लेकिन जो लिम्बोर्गिनी होती है ना, उसमें 2 ही सीट होती है, समझ रहे हो? लिम्बोर्गिनी में 2 ही सीट होती है, मतलब वहां पर, अब मैं सिर्फ कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जब आप नीचे थे अपनी लाइफ में, कम सक्सेसफुल थे, तो आप सबके साथ थे। जैसे ही आप ऊपर पहुंच गए अपनी लाइफ में, जैसे जैसे आपको चीजें मिली, सक्सेस मिली, हमने कॉन्कर किया जो आप चाहते थे, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, तो आप अकेले हो गए। ठीक है, वो नहीं कह रहा मैं, आपको हमेशा लोगों को साथ लेके चलना है, जो आपके साथ थे शुरू से वो एंड तक होने चाहिए आपके साथ। ठीक है, चलो,
वो खैर फिलोसफिकल बात है, वो अलग बात है, लेकिन जो हमें याद रखने के लिए यूज करना है वो ये करना है कि जब इंसान नीचे रहता है तो वो सबके साथ रहता है, दैट इज अस। लोअर रहता है लाइफ में, नीचे की तरफ रहता है लाइफ में, तो सबको साथ लेके चलता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, अस, ओ यू एस अस, ठीक है। अब जानते हो जो इंग्लिश वाला अस है उसमें यूएस होता है, लेकिन यहाँ ओ यू एस है, ठीक है। अब ये मैं बच्चों की तरह नहीं समझा रहा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वन, एक को एक जैसा सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अकेले होते गए, तो अकेले को क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे ना, एक बोलेंगे, समझ रहे हो, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप ऐसे याद भी रख सकते हो। क्लियर है। तो हमें यहाँ से ये भी समझ में आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट कंपाउंड्स का नाम डिसाइड करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और अगर आपको कभी कंफ्यूजन रहा हो अस और इक में कि भाई किसमें हम बोलेंगे फेरस, किसमें हम बोलेंगे फेरिक, तो वो भी अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। होप इस लेक्चर ने आपकी काफी मदद की होगी। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.2.5, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे, है ना। देखो मैंने यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। अगले लेक्चर में इसका यूज होने वाला है, तो ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ यार, मेन चीज बोलना भूल गया मतलब मेन नहीं है कि यार, अगर तुम्हें सच में समझ में आ रहा हो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पहली बार देख रहे हो तो। और अगर हर बार देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत गलत बात है, तो भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करो। जरूरतमंद लोग यानी ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज की कमी है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज की कमी हो, उनके पास अच्छे टीचर्स ना हो प्रेजेंट, ठीक है। तो जाओ मुझे उनके पास, है ना। चलो, बाय बाय, टेक केयर।